इन्होंने जो उत्तर दिया है बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि मंत्री जी सक्षम है और आज का मेन मुद्दा भी ये है कोरोना वायरस, क्योंकि परसों भी मीटिंग सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है, तो हमारा ही स्टेट भी मैम उसमें है जिसमें ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, ये 2-3 चीज़ें हैं जो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर भी जब उनसे बात करो, जब सारे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, तो एप्रीहेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। भी क्या ये वैक्सीन है जो ये कहीं हमारे डीएनए में या सेल्स में ये क्या, क्योंकि आपके पास बड़ी स्टडीज होंगी, डाटा होगा इसको प्रूव करने के लिए, क्या अगली जनरेशन्स के ऊपर ये डीएनए में जाके क्या असर डालने वाली हैं, ये चीज़ें एक भय का माहौल बनाती हैं। अगर पार्लियामेंट में आप इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे भी ये डीएनए में कोई खतरे की बात नहीं है कल को जनरेशन्स में, तो बहुत अच्छा होगा। माननीय सदस्य, ये प्रश्न तो यद्यपि फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस के बारे में है, लेकिन अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देश में या दुनिया में इसके बारे में मन में शक शुबा संशय हो सकता है कि जो वैक्सीन्स हैं ये आने वाले समय में हमारे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती हैं। देखिए, जो वैक्सीन्स जो हैं वो आज के युग में शायद किसी भी बीमारी की होने वाली डेथ्स को, इसीलिए इनको कहते हैं, कई बीमारियों को ही हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो है बीमारियां या वैक्सीन प्रिवेंटेबल उनसे होने वाली डेथ्स को ही हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स कहते हैं। 12 से ज़्यादा वैक्सीन्स जो है हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम देश के सब बच्चों को देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार देती है, उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। अगर वैक्सीन्स सेफ ना हो, वैक्सीन्स की मदद से ही दुनिया ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी पर फतह प्राप्त की है, यानी कि विक्ट्री प्राप्त किया, उनको इरेडिकेट कर दिया। अब उनका वायरस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। पोलियो थोड़ा सा बचा है 2 देशों के अंदर, लेकिन मोटे तौर पर जो है वो इरेडिकेशन की ओर है पूरी दुनिया के अंदर। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर कोविड की वैक्सीन की आपने बात की है, तो वैक्सीन्स को जब समाज में इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल दिया जाता है, उसके पहले बहुत डिटेल के अंदर उसके साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बहुत सारे फेजेस होते हैं, इंसानों से पहले जो है उनके जो है एनिमल स्टडीज़ होती हैं, और हज़ारों लोगों के अंदर जो फेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं उसमें 40,000 50,000 तक लोगों के ऊपर ट्रायल्स होते हैं, और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी कोडेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को पता होता है कि उसको वैक्सीन लगी है या उसको प्लेसिबो लगा है। और फिर उन रिजल्ट्स के आधार पर जब उनके लिए अप्रूवल्स मांगी जाती हैं, तो उसके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी होती हैं। वो उनके सारे एक केसेस के डाटाज का बहुत डिटेल्ड विश्लेषण करती है, और फिर देश में ही विश्लेषण नहीं होता इन डाटाज का, अल्टीमेटली इनकी स्क्रूटनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर भी होती है। फिर दुनिया में जितनी भी वैक्सीन कहीं पर भी बन रही हैं आज, वो पूरे वर्ल्ड में 7 स्थान ऐसे हैं जहां उन वैक्सीन्स को फर्दर इंडिपेंडेंटली उसका असेसमेंट होता है। जिस उन 7 स्थानों में से एक स्थान हमारा बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी है जो फरीदाबाद के अंदर है। ये मैंने इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी जो जनता के बीच में जब आती है, और जो आज लगभग 3.5-4 करोड़ जो लोगों को डोजेज लग गई हैं, इसमें अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो 0.000432 ये आज हमारा ये वैक्सीन्स के बारे में भारत का ये साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चीज़ साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है, और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, इतने सारे दुनिया में एक्सपर्ट्स उसको सारे बातों का ध्यान करके करते हैं, तो फिर हमें निश्चित रूप से जो साइंटिफिक डाटा है उसका विश्लेषण है उसके ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। आपके माध्यम से हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें, और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर, उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फ़ोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए।
अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। सेकंड सप्लीमेंट्री। थैंक यू चेयरमैन सर। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सबको इसका साथ भी देना चाहिए, अब ज़रूरत है। लेकिन हमने इमरजेंसी में 2 मेडिसिन जो बनाए, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, जो WHO ने एफिशिएंसी इसकी 60 to 90% दी है, वहीं जो अमेरिकन है या फाइजर है वहाँ 95%। तो इसकी जो पहली डोज है, जो हाफ डोज है, उसके बारे में उनके परसेंटेज और है, हमारी परसेंटेज और है। ये अंतर क्यों है हाफ डोज का और फुल डोज का, उनकी और हमारी में ये अंतर क्यों आ रहा है? ये बता भी WHO रहा है, ये फर्क क्यों? आपने DNA की बात फिर क्लियर नहीं की। देखिए, हर एक वैक्सीन जो है उसका बनाने का साइंटिफिक तरीका और उसकी जो साइंटिफिक डिटेल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अभी ये 2 वैक्सीन आपके पास आई हैं, इसके अलावा अभी आधा दर्जन वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है, 1 दर्जन वैक्सीन अभी जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल के फेज में। सबके अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स हैं। वैक्सीन बनाने का कोई एक स्टैंडर्ड एक तरीका नहीं कि एक पर्टिकुलर तरीके से वैक्सीन को सारी दुनिया बनाती है। फाइज़र की वैक्सीन है, वो mRNA वैक्सीन है बेसिकली जो है, उनके सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। तो सबके अपने अपने जो डाटाज होते हैं उसी के आधार पर उनकी सेफ्टी इश्यूज़ हैं, एफिकेसी इश्यूज़ हैं। हमारे भारत में जो 2 वैक्सीन्स आज लोगों के पास उपलब्ध कराई गई हैं, ये तीनों पैरामीटर्स पर, यानी सेफ्टी का पैरामीटर, एफिकेसी का पैरामीटर और इम्यूनोजेनेसिटी का पैरामीटर, इसके ऊपर इनमें पर्याप्त जो है समाज की रक्षा करने की ताकत है। श्री रघुराम कृष्ण राजू जी। I have a little relevant question to the original question of my dear colleague Mr. Bittu. This is regarding the drug pricing, Honorable Minister, sir. Through you, I would like to mention. Actually, the drug pricing comes under the Ministry of Chemicals and Fertilizers, but not under the Ministry of Health. But earlier also I have made a request that this shall be brought in under the control of the Department of Medical and Health, because they know the importance of the drug and the dependency on that particular drug by the vast community in the country. And it is much better that if this drug pricing is with not with the Chemical Ministry and with the Health Ministry. And as the question also made by my friend is related to this, I hope, is there any proposal of the ministry to consider to bring this under their purview? Honorable Minister. What you have said, it may be an ideal situation, but right now, as the situation stands in the country, there are 2 different ministries handling these 2 different issues. But I can assure you that both the ministries, another ministry is headed by Mr. Sadanand Gowda, we have a perfect coordination and collaboration. We work in close, we share each other's information, advice, and we request them for any pricing, fixing and all those things. And all these subjects which are like, these are dynamic subjects. From time to time they definitely require, you can say, consideration and all. So if any consideration of that nature or any subsequent outcomes develop during the course of the subsequent years, we'll let this House know about it. One supplementary to... The vaccination drive is doing very well in India, and you are encouraging more and more people to take it. So is this government, which has made 35,000 crores available in the budget, are you committed to quickly do universal vaccination? And if you are encouraging, by when will you allow universal vaccination, including the pediatricians to be allowed like the other programs? Thank you, ma'am. You see, number one, let me clarify that every vaccine doesn't require universal immunization. That's number one. And all these priority groups that have been, you see, set up, like first you decided that you will give it to health workers, then the frontline workers. Now we are giving it to people above 60 or those with comorbidities between 45 and 59. Tomorrow this will further expand. These are all based on
opinion of the experts. That's number one. And of the experts, not only in India, but there are guidelines which have been given by the World Health Organization also, who needs to be prioritized first. So, and there is a very well-defined group that is called the NEGVAC, that is a National Expert Group for Vaccine Administration. Whatever you are seeing today, it is the result of a hard work of so many people in our ministry and the NEGVAC, which was formed by the Prime Minister in the first week of August. Since then, this group is working. They are in touch with all the scientific, developments in this particular field, not only in India, but all across the world. So, it is not necessary scientifically to give each and every person in the country the vaccine. It is not going to be given to each and every person on this globe. This prioritization process being a dynamic process, the behavior of COVID is also a dynamic process. All the things are based on scientific facts, scientific scrutiny, and scientific vision of the overall scientific and health community. Sir, I mean, it's a good vaccine, so why would you not look at universalization? प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 से लेकर के 8 तक